टॉपिक जो हैं इसके पहले पढ़े हुए हैं, जैसे कि पूरा इंडेक्स देखा है कि कैसे क्या-क्या चीज़ें पढ़ते हैं, कौन-कौन से टॉपिक होते हैं जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास का, जो है बुद्धिज़्म या बुद्ध धर्म। इसे बौद्ध धर्म कहते हैं। भगवान बुद्ध के द्वारा जो धर्म लाया गया, बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि इतिहास में क्वेश्चन आ रहा है और प्राचीन भारत से यदि प्रश्न आ रहा है, तो बहुत हद तक संभावनाएँ हैं कि 3 या 4 टॉपिक से ही प्रश्न आ जाए, है ना? एक जो टॉपिक होता है वो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता होती है, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना होती है। महाजनपद से प्रश्न आ सकते हैं, महाजनपद इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैदिक काल जो है उससे प्रश्न आने की संभावना होती है। और बुद्ध जो बौद्ध धर्म है, जो जैन धर्म है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना होती है। हमारा जैन धर्म हो गया, प्लस बौद्ध धर्म हो गया, इन सब से भी प्रश्न आने की संभावना होती है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में से एक है बुद्ध धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म जिसे आप कहते हैं, बुद्ध के द्वारा जो धर्म लाया, बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म जिसे, ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, मैं दोहराव कर रहा हूँ अपनी बात का। ये कैसा टॉपिक है? ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक, आई एम टॉपिक है, वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे प्रश्न आते हैं। यहाँ बहुत सारे फैक्ट्स मिले, अपने आप में ही ये छोटा सा एक टॉपिक दिखने वाला टॉपिक इतिहास के एक बड़े पोर्शन को कवर करता है। और बुद्ध के जीवन से संबंधित बातें यहाँ पे हैं। भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए, यानी कि जो सिद्धांत दिए गए, उससे जुड़ी हुई बातें यहाँ पर। और बौद्ध धर्म किस भाषा का प्रयोग करता है ना, उसकी संगीतियाँ कब कब हुई, कहाँ कहाँ हुई। तो प्रश्नों का एक भंडार है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस टॉपिक की। मैं, ठीक है, चलिए इसी के साथ बुद्ध धर्म को शुरुआत करते हैं, पढ़ना शुरू। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से ये शुरू हुआ बुद्ध धर्म, तो थोड़ा सा यदि हम इतिहास में जाएंगे, यदि हम प्राचीन चीज़ों को देखेंगे, तो एक समय था जो महाजनपद काल का समय। कौन सा समय? महाजनपद काल। जब हम महाजनपद काल के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं कि इतिहास में एक ऐसा समय आया था जहाँ छोटे छोटे जनपद जो हैं वो आपस में जुड़ते गए और उन्होंने बड़ा रूप ले लिया, महाजनपद का रूप ले। और ये रूप इतना विकराल हो गया कि ये बहुत बड़े संस्था के रूप में महाजनपद सामने निकल कर आए। और इसमें एक महाजनपद था जो सर्वशक्तिशाली हो गया, जिसे हम मगध कहते हैं। क्या कहते हैं? मगध। देखिए, ये वो दौर है, यदि कोई देश है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, अगर हम आम उदाहरण से देखें तो आप ये जानेंगे कि कोई भी देश जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है वो संसाधनों की दृष्टि से बहुत अमीर होना, सीधी सी बात है। तो जब हम बात कर रहे हैं, मगध बहुत बड़ा हो गया, छोटे छोटे जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, और उसमें भी एक महाजनपद काफ़ी विस्तृत हो रहा है। यानी कि वो संसाधन की दृष्टि से कैसा है? समृद्ध है। वहाँ पर संसाधन कैसे हैं? समृद्ध है, बात है। और अगर वहाँ संसाधन समृद्ध हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि वहाँ पर व्यापार कैसा हो? उन्नत अवस्था में हो। व्यापार कैसा हो? उन्नत अवस्था में हो। ठीक है, देखिए समृद्धि किससे आती है? व्यापार से। जिस देश का व्यापार जितना अच्छा होगा वो देश उतना ज़्यादा समृद्ध माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि व्यापार कैसा हो? उन्नत अवस्था में वहाँ का व्यापार रहा होगा, जिस वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि संसाधनों में वो समृद्ध रहा, और जिस वजह से उसका इतना उत्थान हुआ कि वो इतना शक्तिशाली बन गया। देखिए, जब व्यापार समृद्ध है, तो व्यापार समृद्ध है और कोई भी जो स्थान है, कोई भी जो जनपद है, वो यदि निवेश कर पा रहा है अपनी सेना में, है ना, अपने उपकरण में यदि वो निवेश कर पा रहा है, सेना प्लस उपकरण, वो तभी कर सकता है जब वो कृषि अधिशेष की स्थिति में होगा। यानी कि यदि किसी समाज को अपने भोजन के लिए ही अगर संघर्ष करना पड़े, तो वो लड़ाई झगड़े के लिए क्यों ही संसाधन जुटाएगा? सीधी सी बात है। यानी कि वो एक ऐसा दौर रहा होगा जहाँ पे कृषि भी अधिशेष रहा होगा, आवश्यकता से अधिक कृषि का भी उत्पादन होता होगा। ठीक है, तभी तो वो लोग इन सब चीज़ों में निवेश कर रहे हैं, सीधी सी बात है। कृषि अधिशेष रहा होगा। और जब ऐसी परिस्थिति होती है जहां व्यक्ति अपनी ज़रूरत को पूर्ण कर चुका होता है, यदि हम समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, यदि मौलिक जो आवश्यकताएं हैं, यदि व्यक्ति उसको पूर्ण कर लेता है, शारीरिक आवश्यकताओं को यदि वो पूर्ण कर लेता है, तो वो वैचारिक क्रांति की तरफ जाता है। इन सब से आगे व्यक्ति किसकी तरफ जाता है? वैचारिक क्रांति की तरफ जाता है। यानी कि विचारों का जन्म होना उन व्यक्तियों में शुरू हो जाता है। यदि हम जब आप अभी तो जब हम विश्व इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें मिलता है वहाँ पे पुनर्जागरण वगैरह की, वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ आई कि वो समृद्धता के स्तर पर पहुंचे। और जब वो समृद्धता के स्तर पर पहुंच रहे हैं तो वहाँ नए नए विचारों का उद्भव होगा। भारत में भी ऐसा होगा जब महाजनपद का ये दौर है। अगर हम बात करें किस समय पे इस तरह की वैचारिक क्रांति हमको देखने को मिल रही है, तो ये समय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये समय,
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और ये वैचारिक क्रांति क्या करेगी? जब नए विचार आते हैं तो वो खंडन करते हैं पुराने विचारों का। इसी को तो क्रांति कहते हैं ना। क्रांति का क्या मतलब है? कोई जमी जमाई व्यवस्था का विरोध करना ही तो क्रांति है। ठीक है। ये जो विचार हैं ये पुराने विचारों का खंडन करेंगे, नए विचार आएंगे और नए विचार नए धार्मिक संप्रदायों के रूप में आए, यानी कि जो पुरानी जमी जकड़ी व्यवस्थाएं हैं उनका खंडन किया, उन विचारों का खंडन किया। नए धार्मिक संप्रदाय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए। कितने धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए? 62 धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए। और इन 62 धार्मिक संप्रदायों में जो सबसे प्रमुख दो हैं वो हैं बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय। तो ये पूरी की पूरी एक ऐतिहासिक कहानी है, ये पूरी की पूरी एक पृष्ठभूमि है कि कहाँ से बौद्ध धर्म निकल कर आ रहा है, क्यों हम बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे लिए बुद्ध धर्म जो है वो इतना महत्वपूर्ण। मैंने कहा कि जो महाजनपद काल का समय है, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ये समय है, ये वो समय है जहाँ पर एक जनपद जो है वो मगध नाम का वो एक बहुत बड़े महाजनपद में कन्वर्ट हो रहा है, समृद्ध और शक्तिशाली हो रहा है। इसके समृद्ध होने की वजह हम अनुमान लगा सकते हैं कि व्यापार कैसी अवस्था में रहा होगा, उन्नत अवस्था में रहा होगा, तभी तो ये लोग सेना और उपकरण पर खर्च कर पा रहे हैं, आधुनिक साजो सामान खरीद पा रहे हैं उस समय का जो युद्ध के लिए आवश्यक है। ये तभी आप कर सकते हैं जब आप अपनी भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हैं, जहां आपको खेती की रोजी रोटी की चिंता नहीं है, रोज का आपको अपने भोजन की चिंता नहीं है, यानी कि आप कृषि अधिशेष की स्थिति में, जिस वजह से माना जा सकता है कि वहां वैचारिक क्रांतियां उत्पन्न हुई होगी। और इस वैचारिक क्रांति का जो समय है वो 6ठी शताब्दी ईसा। जब चिंतन होगा तो पुराने विचारों का खंडन होगा, जब पुराने विचारों का खंडन खंडन होगा, नए धार्मिक विचार निकल कर आएंगे जो अलग संप्रदायों का रूप लेंगे। और इसमें से दो संप्रदाय जो हैं